जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इट इज ओनली फॉर दोज ग्रुप हु आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिनाइड इक्वल राइट, जिनको समान अधिकार मिलता नहीं एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, धंधे में, फार्मिंग में। तो ये उन लोगों के लिए है जो बाबा साहेब को साउथ ब्यूरो कमेटी में सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन का आधार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन का रिजर्वेशन का आधार अनटचेबिलिटी होना चाहिए। अनटचेबिलिटी जो है उसमें भी राइट जो है वो डिनाई किए जाते हैं। एजुकेशन का राइट नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, धंधे का अधिकार नहीं है, सिविक एमिनिटीज नहीं है, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, कुएं पे पानी नहीं भर सकते हो, कॉमन स्ट्रीट में नहीं जा सकते हो। जो सारी प्रोविजन अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट में है, सारे वो अधिकार डिनाई उनको किए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का आधार जो है वो अनटचेबिलिटी इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। और मुझे लगता है कि जब प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी बनाई 2008 में, मीरा कुमार जी उस वक्त मिनिस्टर थी और हमें उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप ऐसा इंस्टीट्यूट की तरफ से दुनिया में कहाँ प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन इसकी स्टडी कीजिए। तो जब मैंने स्टडी किया तो 113 कंट्री में रिजर्वेशन की पॉलिसीज है, नाम अलग अलग है, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, स्पेशल मेजर। लेकिन वो रिजर्वेशन पॉलिसी और सिमिलर पॉलिसी जो है, दोज आर ओनली फॉर डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी, ब्लैक, कलर, जेंडर, सोशल ओरिजिन लाइक कास्ट, इंडिजिनस पीपल लाइक ट्राइबल। गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए अलग पॉलिसी है, प्रो पोर पॉलिसी। अब ये यदि हम मानते हैं तो मेरा ख्याल है हमें कुछ सवालों का जवाब मिल जाता है जो रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट रेज कर रहा है। पहला सवाल यह है कि भाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया लगाना चाहिए। अब उसका आंसर यही है कि यदि रिजर्वेशन का आधार डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको अधिकार नकारे जाते हैं, यदि वो डिस्क्रिमिनेशन आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, तो फिर इकोनॉमिकली बेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आधार है और उनके वो यदि अच्छे इंजीनियर बनने के बाद उनका डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है तो मैं सपोर्ट में रहूंगा कि रिजर्वेशन चली जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे आपका नहीं होता। डिस्क्रिमिनेशन होता है आपकी जात के हो, डिस्क्रिमिनेशन होता है आप महिला हो या आदमी हो, डिस्क्रिमिनेशन होता है आप गोरे हो या काले हो। तो डिस्क्रिमिनेशन का आधार यदि आइडेंटिटी है, आपका स्टेटस है और आपका इकोनॉमिक स्टेटस उसमें माने नहीं रखता, तो फिर रिजर्वेशन का आधार इकोनॉमिक कैसे हो सकता है? रिजर्वेशन का आधार तो सामाजिक भेदभाव होना चाहिए ना। तो ये जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट कर रहा है आजकल, सुप्रीम कोर्ट से पर्टिकुलरली आ रहा है, मेरा ख्याल है उसमें बहुत कमियां हैं। वो लीगल इश्यू को लेके डिसीजन तो दे रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टडी का आधार है वो उसके बारे में वो सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और मैंने 2016 में ये सवाल को एड्रेस किया था कि भैया आप इकोनॉमिक्स आधार रिजर्वेशन के लिए नहीं बना सकते हो, गरीबों के लिए अलग सी पॉलिसी बनाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज के लिए है, वो इकोनॉमिक्स के आधार पर रिजेक्ट किया नहीं जा सकता। तो ये मेरा पहला सवाल है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो लोग कहते हैं वो उसमें सही बात भी है कि शेड्यूल कास्ट का जो अच्छा ऑफिसर तबका है उसको आप इकोनॉमिक कंसेशन क्यों दे रहे हो? यदि सेंट्रल स्कूल में आपकी फुल फी 1000 है तो उसको आप क्यों 200 फी देने के लिए कह रहे हो? या आप सब्सिडी दे रहे हो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ शेड्यूल कास्ट को भी? मैं उसमें एग्री करूंगा कि वो इकोनॉमिक कंसेशन जो आर्थिक दृष्टया अच्छा है शेड्यूल कास्ट में, वो मत दो उसको फुल फीस देने दो, उसको फुल इंटरेस्ट रेट देने दो। जो भी जनरल इकोनॉमिक फैसिलिटीज है उसमें कंसेशन मत दो, क्योंकि वो कैपेसिटी उन्होंने डेवलप की है। लेकिन आगे चल के ये मत कहो कि उनको रिजर्वेशन न दो। यदि उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है तो रिजर्वेशन की जरूरत है। अब यहाँ मेरी 2 किताबें यदि दिखा सकते तो दिखाइए, मैंने दी है आपको सबको, कि उस जो मैंने सारा स्टडी किया उसमें से पाया आपको दिखता है कि डिस्क्रिमिनेशन
का आर्थिक स्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है, न्यूट्रल टू इकोनॉमिक स्टैंडिंग है डिस्क्रिमिनेशन। यह है कि गरीबों का डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिकली जो बेटर ऑफ है उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी बड़ी है, यू कैन फेस इट, बट डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। अब जो प्रमोशन का मतलब मसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दी कि अंडर रिप्रेजेंटेशन हो तो स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है प्रमोशन में। अकेले कर्नाटक सरकार ने दिया, महाराष्ट्र ने नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की सही नहीं है ना। अंडर रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट का कोई भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कि मेरिटोरियस कैंडिडेट नहीं हो शेड्यूल कास्ट में, तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहना चाहिए स्टेट को, यदि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यदि इन सर्विस डिस्क्रिमिनेशन होता है और प्रमोशन नहीं होता है, उसकी स्टडी करो। तो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दे रहा है स्टेट के लिए वो सही नहीं दे रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का आधार, रिजर्वेशन का आधार डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप स्टेट को कहो ना कि शेड्यूल कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नहीं प्रमोशन में, इन सर्विस में, और होता है। मैंने स्टडी की है, देखा है कि इन सर्विस में जो सरकारी ऑफिसर्स है, इंजीनियर है, उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रमोशन में, ट्रेनिंग में होता है, सर्विस कंडीशन में होता है, तो उनको प्रोटेक्शन तो लगेगा ना रिजर्वेशन के थ्रू। तो मैं ये एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं कि रिजर्वेशन सभी इकोनॉमिक तबके को होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, और उसमें से जो अच्छा इकोनॉमिक तबका है उसको इकोनॉमिक कंसेशन मत दो, वो विड्रॉ करो, क्योंकि वो कैपेसिटी उन्होंने डेवलप की है। दूसरा मुद्दा सब कैटेगराइजेशन का है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, चंद्रचूड़ साहब ने डिसीजन दिया, और मेरा ख्याल है तेलंगाना सरकार ने लागू कर दिया, कर्नाटका भी लागू कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बिठाई कि सब विद इन द कास्ट जो है इनइक्वेलिटी है। उनका कहना यह है कि सब कास्ट में इनइक्वेलिटी है। पहले तो हमने रिजर्वेशन बिटवीन द कास्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, विद इन द शेड्यूल कास्ट भी इनइक्वेलिटी है, कुछ सब कास्ट आगे है, कुछ सब कास्ट पीछे है। तो उन्होंने, उनका ये कहना है, वो जो इकोनॉमिक वो थ्योरी आई है कि भाई इनइक्वेलिटी बिटवीन द कास्ट, लेकिन विद इन कास्ट इनइक्वेलिटी भी है, तो उसके लिए इक्वेलिटी होनी चाहिए विद इन द कास्ट, उसको सब्सटेंटिव इक्वेलिटी कहते हैं। तो बात तो सही है कि शेड्यूल कास्ट की, मेरा ख्याल है, मैं तेलंगाना के कास्ट सेंसस के एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर था, तो उसमें तो हमें दिखता है सीधा 132 ओबीसीज है तो उसमें डिफरेंसेस है, 58 शेड्यूल कास्ट सब कास्ट है तो उसमें डिफरेंसेस है, ट्राइब है उसमें डिफरेंसेस है। तो आर्गूमेंट है कि भाई जो पीछे सब कास्ट है, लोअर सब कास्ट है, उसको कुछ का आपने ज़्यादा करना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, और जो सब कास्ट आगे है उसको आप कम कोटा दे दो। अच्छा, ये जो आर्गूमेंट है इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया है, पंजाब के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इतना ही कहा था कि ये बताइए आप कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो विद इन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यदि सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन के आड़े नहीं आता है, नहीं आती है, तो रिजर्वेशन भी दे सकते हैं या नहीं, ये दो सवाल उनको पूछे थे सिर्फ। तो चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया, उन्होंने 4 स्टडी देखी, गुजरात की देखी, आंध्र प्रदेश की देखी, कर्नाटका की देखी। क्योंकि रिजर्वेशन का आधार भेदभाव है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, तो उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि विद इन द शेड्यूल कास्ट जो डिफरेंट सबकास्ट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं। यदि होता है तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत है। तो उन्होंने क्या पाया कि डिस्क्रिमिनेशन है। वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी, बाबा साहेब ने भी 1929 में एक कमेटी थी, उसमें कहा है कि विद इन द शेड्यूल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन किस एरिया में होता है इसका सवाल उन्होंने नहीं दिया चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने क्या किया कि उस स्टडी में ये पाया गया कि शेड्यूल कास्ट जो सब कास्ट है आपस में शादी नहीं करती, तो बात सही है। बैठना उठना कम नहीं है, बात सही है। कभी कभी किराए पे घर देते या नहीं, उसमें तो वो डेटा नहीं है, लेकिन कोई नल पे पानी नहीं भरने देते दूसरे सब कास्ट को। मे भी चमार वाल्मीकि को अलाउ नहीं करता है, चर्मकार, या महाराष्ट्र में जो सब कास्ट है वो नहीं अलाउ करते। तो सोशल और कल्चरल स्फीयर में डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द शेड्यूल, विद इन द शेड्यूल कास्ट। लेकिन उससे तो एजुकेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं।
आर्गुमेंट ये दी जा रही है कि एक सबकास्ट का पब्लिक सेक्टर में शेयर कम है, वो दूसरे सबकास्ट का ज़्यादा है। और एक आगे चल के ये फिर कहा जा रहा है कि जो सबकास्ट आगे है वो डिस्क्रिमिनेट करती है, दूसरे सबकास्ट को जॉब नहीं देती है। जैसे ये खूब बात स्प्रेड हुई है आंध्र प्रदेश में कि माला जो है मादिका का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसलिए मादिका को रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन पब्लिक सेक्टर में यदि उनका शेयर कम है, वो तो एजुकेशन न होने की वजह से है ना। माला का एजुकेशन ज़्यादा है, महार का एजुकेशन ज़्यादा है, इसलिए वो कॉम्पीट करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन माला या मादिका, माला या महार, ये चर्मकार या मातंका या मादिका का डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में महार थोड़ी बैठे होते हैं, माला थोड़ी बैठे होते हैं। सिलेक्शन कमेटी तो न्यूट्रल सिलेक्शन कमेटी होती है। यदि माला और महार का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर में, वो इसलिए है कि वो एजुकेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपको मादिका का शेयर बढ़ाना है, मातंग का शेयर बढ़ाना है, वाल्मीकि का शेयर पब्लिक सेक्टर में बढ़ाना है, तो उसकी एजुकेशन लेवल आपने बढ़ानी चाहिए ना। यदि रिजर्व यदि 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 आप कोटा दे दिया मादिका को, जो दिया जा रहा तेलंगाना में, जो महाराष्ट्र में मातंग को दिया जाएगा, जस्टिफाइबल है, पीछे है। लेकिन आपने जो कोटा दोगे अभी आप, उससे मातंग कम्युनिटी में, मादिका कम्युनिटी में जो एजुकेशनली एडवांस है या इकोनॉमिकली बेटर है, उसको शेयर मिलेगा। मातंग कम्युनिटी में जो पिछड़ा है, जिसकी एजुकेशन लेवल लो है, उसको नहीं मिलेगा। तो विद इन द कम्युनिटी डिस्पैरिटी कैसे कम होगी? जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सब्सटैंशियल इक्वेलिटी होनी चाहिए, विद इन द सबकास्ट इक्वेलिटी होनी चाहिए, उससे तो होगी नहीं। इकोनॉमिकली बेटर ऑफ मातंग को एडवांटेज मिलेगा, जो बैकवर्ड है वो रहेगा पीछे। तो पॉलिसी सजेस्ट करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया एजुकेशन डेवलपमेंट पे फोकस दे दो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस दे दो मातंग के या मादिका के, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज बढ़े और वो सरकार में जॉब ले सके। तो ये भी फोकस जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सही ठिकाने पे नहीं है। मादिका और मातंग का शेयर सही होना चाहिए, इसके सपोर्ट में एवरीबडी है। वाल्मीकि का शेयर होना चाहिए, सपोर्ट में हर कोई है। लेकिन भैया जिस कारण की वजह से उनका शेयर कम है वो है एजुकेशन। तो पहले एजुकेशन के ऊपर आप एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात करो, इकोनॉमिक एम्पावर की बात करो, वो नहीं किया है। और तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन से विद इन द सबकास्ट इक्वलिटी नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ सवाल है। अब सरकार के पास गया है पिटीशन कि विद इन द शेड्यूल कास्ट पहली प्रायोरिटी लोअर इनकम ग्रुप को विद इन द शेड्यूल कास्ट, और आखिरी की प्रायोरिटी हायर इनकम ग्रुप को। उसमें भी इनइक्वालिटी वही होगी। जिसको प्रायोरिटी आप दे रहे हो लो इनकम ग्रुप को, वो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, एजुकेशनली बेटर आपको मिलेगा, विद इन द कम्युनिटी डिस्पैरिटी कायम रहेगी। मुझे लगता है ये कुछ इश्यू जो है जो मैं मिनिस्टर साहब के सामने और कमिश्नर साहब के सामने रख रहा हूँ कि इसके ऊपर फिर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। 10-15 मिनट में एजुकेशन को बता के ख़त्म करूँगा कि एजुकेशन जो है वो क्रिटिकल है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन एजुकेशन सभी चीज़ के लिए जरूरी है। आप यदि लिटरेट हो, अच्छी तरह पढ़े लिखे हो, तो अच्छी खेती कर सकते हो, अच्छे बिजनेस कर सकते हो, अच्छे जॉब मिल सकते हो, सोसाइटी में अच्छी तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो एजुकेशन इज ए बेसिक नीड, इट जस्ट लाइक ए फूड एंड क्लोथ। तो इसलिए एजुकेशन सबको होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 से 14 साल का जो लड़का है या लड़की है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ताकि शालेय लेवल पे सबको एजुकेशन का अधिकार मिले। इवन हायर एजुकेशन भी जो है पर्टिकुलरली फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लगभग फ्री होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है, जिसका इनकम लेवल 2.5 लाख से नीचे हो, सबको देती है, सब शेड्यूल कास्ट को देती है, सब शेड्यूल ट्राइब को देती है। उसमें इश्यू जो है इनकम लिमिट जो है वो लो है 2.5 लाख, उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन सवाल ये है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनको एजुकेशनल राइट डिनाई किया था।
आपने यदि हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसमें बाबा साहब का जो वॉल्यूम 2 में उनकी जो वॉल्यूम आए उसमें उनका एक रिपोर्ट है कि 1813 में इंडियन लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया ब्रिटिश ने, 18 से 13 को, लेकिन दलितों को, डिप्रेस क्लास को नहीं, ओबीसी को नहीं, गरीब को नहीं, सिर्फ ऊंचे तबके को इंक्लूडिंग ब्राह्मण। फिर बाद में जब प्रेशर पड़ा तो 1854 में कहा कि नहीं भाई, डिप्रेस क्लास को भी होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब को भी, और गरीब जो है उनको भी एजुकेशन होना चाहिए, तब जाके स्कूल खुली। तो कितनी हिस्ट्री है, बड़ी मुश्किल से 130 साल की हिस्ट्री है एजुकेशन की, शेड्यूल कास्ट की एजुकेशन की। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि एजुकेशन बढ़ाने के लिए, एजुकेशन का महत्व समझ के मिनिस्ट्री ने जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप दी है। ये सारी बाबा साहेब ने 1943 में शुरू की थी, तो पिछले 70-75 साल से चल रही, और उससे एजुकेशन डेवलपमेंट बढ़ा भी है शेड्यूल कास्ट में। लेकिन कुछ समस्या है जो मैं रखना चाहता हूँ एजुकेशन से ताल्लुका। एक तो ये है, समय नहीं है, लेकिन 2 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। एक है कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक एनरोलमेंट रेट जो है वो सही रहता है, कि जितना एज है उतनी एज में जो जाने चाहिए वो उसमें ये हो जाता है, दाखला मिल जाता है। लेकिन मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी में ड्रॉप आउट, 100 बच्चे यदि मैट्रिक में हैं तो सिर्फ 65 बच्चे सेकेंडरी में जाते हैं, हायर सेकेंडरी में, और उसके बाद और ड्रॉप आउट होता है, और कॉलेज में फिर वो बड़ी मुश्किल से 25, 26, 27%। बताइए, 18 से 23 साल की उम्र में सब बच्चे हायर एजुकेशन में जाने चाहिए, लेकिन जाते हैं सिर्फ 25-26। अच्छा, ये रेट जो है वो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का तो और भी कम है, 15% है, और हाई कास्ट का कितना है, 41% है, दुगना डिफरेंस है। तो हम गैप रिड्यूस नहीं कर पाए एजुकेशन में बिटवीन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और हाई कास्ट। ओबीसी बीच में आता है 30% के करीब करीब। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम है और लोअर एनरोलमेंट का प्रॉब्लम है, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए। उसका और भी समस्याएं है, और भी एस्पेक्ट है। अब आप इंजीनियरिंग के लोग हो, नेशनल सैंपल सर्वे में आप देख सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के जितने स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन में, कितने इंजीनियरिंग में है, टेक्निकल एजुकेशन में, और कितने जनरल एजुकेशन में। बहुत ही प्रोपोर्शन कम है शेड्यूल कास्ट का औरों की तुलना में। मैं परसेंटेज नहीं दे सकता हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन बहुत प्रोपोर्शन कम है। महिलाओं का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बहुत कम है। गांव की महिला का और ज़्यादा है और कम है। गांव में कैजुअल लेबर जिनका ऑक्यूपेशन है उनका तो बुरी हालत है, 5% एनरोलमेंट रेट है हायर एजुकेशन की। तो ये जो प्रॉब्लम है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशन के, वो 2 है। हाई ड्रॉप आउट होने की वजह से हायर सेकेंडरी के बाद और हायर एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट रेट अभी भी कम है। अच्छा, इसके कारण क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा और मेरा ख्याल खत्म कर दूंगा। टाइम नहीं है, मिनिस्टर साहब को बोलना है, क्योंकि मुझे सेकंड वाले सेशन में बोलना था, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि मैं एक ही सेशन में दोनों विषय को डिस्कस कर दूं, क्योंकि मुझे अर्जेंटली जाना था। तो एजुकेशन बैकवर्डनेस क्यों है? प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इट्स नॉट ऑन पार विद द हाई कास्ट। उसमें जो है, जो गरीब तबका है शेड्यूल कास्ट में, उसका एनरोलमेंट कम है, कैजुअल लेबर का कम है, जो फार्मिंग में उसका कम है, जो गांव में है उसका कम है, और उसमें महिलाओं का कम है। वो महिला जो गांव से आती है उससे बहुत ही कम। ट्राइबल का तो महिलाओं का जो है वो बहुत ही कम है, 5%, 6% ऐसा है। तो ये क्यों कम है? सरकार की पॉलिसी होने के बावजूद भी मुझे लगता है 2-3 रीज़न है, मैंने लिखा है इसके ऊपर, और मैंने कुछ एड्रेस कर दी। मैंने कोशिश की है, जब यूजीसी का चेयरमैन था तो मैंने बहुत सारी फेलोशिप शुरू की है। अभी वो मिनिस्ट्री फेलोशिप जो मैंने शुरू की थी वो मिनिस्ट्री चला रही है। राजीव गांधी फेलोशिप थी वो पीएचडी के लिए, अब उसका नाम बदल के, लेकिन मिनिस्ट्री चला रही है वो फेलोशिप। वो इम्पॉर्टेंट है कि वो फेलोशिप चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लड़के पीएचडी है। क्योंकि ये कंप्लेंट थी यूनिवर्सिटीज़ की, नॉट फाउंड सुटेबल, मिलता नहीं अच्छा लड़का। अब जो है बहुत सारे पीएचडी है, एक पोस्ट है तो 10 पीएचडी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जाते हैं। तो फेलोशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन लेट मी कम टू द रीजंस।
कि क्यों कम है एनरोलमेंट रेशियो। मुझे लगता है दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन की, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू दी जाती है, वो आज मेरा ख्याल है 60-40 के रेशियो में, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40 स्टेट गवर्नमेंट देता है। वो स्कॉलरशिप का कवरेज जो है, जितने स्टूडेंट को वो कवर करती है, वो कम है, इसलिए एनरोलमेंट रेट कम है। जो गरीब भाई फिर जाता ही नहीं, क्योंकि उसको वो जो कुछ इनकम वाला है उसको मिलती नहीं है स्कॉलरशिप। तो पहला सवाल जो है, जो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज भी करूंगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए 2.5 लाख की इनकम लिमिट है पेरेंट, पूरी फैमिली की इनकम यदि 2.5 लाख है तो उसके नीचे वाले को पोस्ट मैट्रिक मिलेगी, ऊपर वाले को नहीं मिलेगी। अब मैंने देखा है ऊपर वाला भी तो गरीब है, उसकी भी इनकम लो है, गरीब नहीं होगा वो, उसकी भी इनकम लो है। और हायर एजुकेशन सस्ता नहीं है। इवन सरकारी विद्यापीठ में भी चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, तो आपकी ट्यूशन फी है, आपको रहना होता है हॉस्टल, किताबें लेनी होती है। तो जिसकी इनकम मान लीजिए 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, मतलब मंथली क्या होगा, वो 30-40,000 होगा। वो अपने बच्चे को स्कूल में पूरी तरह भेज नहीं पाता। तो जो इनकम लिमिट मिनिस्ट्री ने डिसाइड की है, उसकी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कर्नाटका एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन था, मैंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है वहाँ पर। उसमें हमने ये पाया है कि कर्नाटका क्या कर रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट का लड़का प्राइवेट स्कूल में जाता है और प्राइवेट कॉलेज में जाता है, उसकी फीस ज़्यादा है तो सरकार दे रही है। जो शेड्यूल कास्ट का लड़का है प्राइवेट यदि कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पूरी फी देगी। लेकिन इनकम लिमिट क्या रखी है? 10 लाख। वहाँ 10 लाख है और यहाँ जो है 2.5 लाख है। तो मैं ये कहूँगा कि लिमिट बढ़ा दीजिए। और मिनिस्टर साहब तो बिल्कुल अवेयर है कि उनकी स्टैंडिंग कमेटी जो है, उस स्टैंडिंग कमेटी ने रिक्वेस्ट की है, सजेशन की है कि भाई इनकम लिमिट बढ़ाओ। तो मुझे लगता है इनकम लिमिट ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, वो 10 लाख हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोअर इनकम ग्रुप के शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो है वो अवेल कर पाए और जाए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं जब मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स औरंगाबाद में पढ़ता था, मेरे फादर तो बिल्कुल 2 एकड़ ज़मीन थी। जब मिलिंद कॉलेज में गया और ओवरसीज को ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वहाँ मिलती थी, वो स्कॉलरशिप 3 महीने के बाद सरकार देती थी, केंद्र सरकार 100% थी उस। सुनिए जरा ठीक से। लेकिन कॉलेज अपनी तरफ से, पीपल एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा साहेब ने सेटअप की थी, वो पैसे का इंतजार नहीं करती थी, अपने पैसे से हर महीना 30 रुपए देती। मैं हर महीना 30 रुपए लेने के लाइन में खड़ा रहता था। और फिर एक बार मिलता था बुक अलाउंस, 1 साल में 1 बार बुक अलाउंस। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने एजुकेशन लिया है। मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस, बाबा साहेब की जो 31 संस्था है, उसमें से बहुत सारे यहाँ होंगे जिन्होंने लिया होगा। तो मंथली लेवल, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये ट्यूशन फी और किताबों के लिए तो है ही है, लेकिन मेंटेनेंस है ना, ये कि आपको खाने के लिए भी पैसा देंगे हम आपको, और किराए के लिए अगर जहाँ रहोगे उसमें भी देंगे। तो यदि मेंटेनेंस स्कॉलरशिप है ये, तो ये हर महीने देनी चाहिए ना। आपको तो सैलरी हर महीने मिलती है आप लोगों को। उस लड़के को आप कह रहे हो, अभी आप देखेंगे रिकॉर्ड, 6-6 महीने तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 1-1 साल तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो 60% का शेयर है वो भी बहुत लेट भेजती है, और स्टेट कहता है कि उधर से आया नहीं 60%, तो हम भी 40% नहीं देते। आज हालत यह है कि जो स्टडी इवैल्यूएशन हुई है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, उसमें बहुत सारे लड़के अवेल नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा टाइमली नहीं मिल रहा। तो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल मिनिस्टर वुड बी दैट टेक ए डिसीजन, पास ए रेगुलेशन that the post matric scholarship will be distributed on a monthly basis. या तो 3 महीने में 1 बार दे दो, और उसकी सख्ती बनाइए। कॉलेज को कहिए, यूनिवर्सिटी को कहिए कि लड़का साल में 70 दिन तक क्लासेस अटेंड करना चाहिए, नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
आजकल ये भी हो गया, कुछ लड़के सिर्फ स्कॉलरशिप लेने के लिए आते हैं और बाकी भूल जाते हैं। तो आप रूल बनाइए कि लड़का आएगा, पढ़ेगा, अटेंड करेगा, एग्जाम लेगा, पास होगा, तभी हम आपको मंथली स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन मंथली स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है। तो मंथली स्कॉलरशिप न मिलना, इरेगुलरली मिलना, ये एक कारण है जिससे वजह से एनरोलमेंट रेट जो है हायर एजुकेशन में शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का कम है। शेड्यूल ट्राइब का हायर एजुकेशन में कभी कभी ज़्यादा है, क्योंकि वो उन्होंने ट्राइबल एरिया में कॉलेजेस खोले हैं, आश्रम स्कूल है, तो वो लड़का चले जाता है एकदम से। एक तो ये रीज़न है जिससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मंथली स्कॉलरशिप दे और इनकम लिमिट बढ़ाए। और मेरा ख्याल है ये हॉस्टल भी बढ़ाए, हॉस्टल के लिए ग्रांट शुरू करें। जब मैं यूसी का चेयरमैन था, मैंने पहला स्टेप ले लिया कि 1 करोड़ की ग्रांट वुमन के हॉस्टल शुरू करने के लिए दी रूरल एरियाज में, 2 करोड़ ग्रांट अर्बन एरिया में हॉस्टल शुरू करने के लिए दिया। आज हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टल जो मेरे समय में हुए उसमें लड़कियां रहती है, लड़कियों के लिए किया था मैंने, क्योंकि उनका एनरोलमेंट दूर है, कम है। दूसरा एक सोल्यूशन मैं दूंगा कि सर, महिलाओं का, लड़कियों का जो एनरोलमेंट रेट है वो कम इसलिए भी है कि वो घर में काम करती है और मैरिज अर्ली हो जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे में एक सवाल पूछा जाता है लड़की को, सीधा सीधा सवाल कि आप क्यों नहीं कॉलेज में जा रही, तो वो कहती है कि घर में मुझे काम करना होता है, जाने के लिए टाइम नहीं है, और दूसरा जो है मेरी शादी जल्दी की जाती है। तो मैं समझता हूं कि एक स्कीम बनानी चाहिए हमने लड़कियों के लिए कि पेरेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो शादी न करे, कुछ अलाउंस दे दे कि भाई आपकी लड़कियों को भेजेंगे तो हम स्कॉलरशिप देंगे, एडिशनल पैसा देंगे, आप शादी मत उनकी कराइए, या डोमेस्टिक वर्क उनमें इन्वॉल्व मत कीजिए, हम आपको एडिशनल पैसा देते हैं। वो रहना बहुत रेगुलर स्कॉलरशिप, थोड़ा सा ज़्यादा स्कॉलरशिप आप लड़कियों को देंगे, ताकि लड़कियों का जो एनरोलमेंट रेट है बढ़ेगा, जो बहुत कम है अभी, पैथेटिकली लो। तो वो भी मेरा ख्याल है आपको करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है वो है कि जो शेड्यूल ट्राइब का लड़का है वो स्कूल से जब आता है कॉलेजेस में, वो बड़े ऑर्डिनरी स्कूल से पढ़ के आता है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता। जो इनइक्वालिटी बड़ी है, जो लोअर एनरोलमेंट है शेड्यूल ट्राइब का, उसका एक कारण प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी है। जब हम थे तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, सारी की सारी कॉलेजेस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एडेड थे। आज क्या है, 50% of the state universities are private, self-financing. 65% of the colleges are self-financing and private. 67% of the standalone institutions जो diploma देती are private, and the fee is amazingly high. 5 to 6 times fee is higher in the private education institution compared to the government institution. कहाँ जाएगा गरीब लड़का? कहीं कहीं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दे रही है, जैसे मैंने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया, और भी जगह होगा, जो लड़का शेड्यूल कास्ट का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो उसकी पूरी फी रिएम्बर्स करते हैं, और इनकम लिमिट 10 लाख की रखी हुई है, कुछ कहीं कहीं है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का प्रोपोर्शन बहुत कम है। वो परसेंटेज मैंने देखे हुई है। हायर इनकम ग्रुप, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द एंटायर स्टूडेंट इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर और हायर इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप का शेयर बहुत कम है। तो उसमें भी सोचना पड़ेगा कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लड़का प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा, उसके लिए पूरी फी रिएम्बर्स हमने करनी चाहिए, तभी जाएगा वो। यदि उसको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल रही है लेकिन गरीबी की वजह से नहीं ज्वाइन होता, तो ये तो गलत बात है। तो मिनिस्ट्री स्पेशल स्कीम डेवलप करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम डेवलप करे कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लड़का और जिसकी इनकम 10 लाख की हो या 8 लाख की हो, यदि उसको अपने मेरिट पे एडमिशन मिल जाती है किसी भी कोर्स में, तो गवर्नमेंट उसको पूरी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी, मेंटेनेंस देगी और रेगुलरली देगी। तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन बढ़ेगा, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर ही बढ़ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम हो गया। करस्पॉन्डिंगली आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, प्राइवेट एडेड कम हो रहा है। अब प्राइवेट एडेड गवर्नमेंट के बराबर था, लेकिन प्राइवेट एडेड को 80 लग गई अब,
कि ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग और प्राइवेट अनएडेड है ये पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पैसा कमाएं। तो वो भी अपने आप को सेल्फ फाइनेंसिंग में कन्वर्ट करता है। सरकार को कहता है कि आपकी ग्रांट नहीं चाहिए हमें, हम प्राइवेट करेंगे, क्योंकि फीस के थ्रू उनको पैसा मिल जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि प्राइवेट को कैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एडमिशन मिले और एजुकेशन कैसे लिए, तो उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाए। ये है दूसरा। वो जो पॉइंट बीच में मैं भूल गया वो ये था कि यही मुद्दा है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, वो गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, जहाँ उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, लैंग्वेज की नहीं होती, सब्जेक्ट की नहीं होती। जब BA फर्स्ट ईयर में जाती है या BCom फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकंड ईयर में जाते हैं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और वो समझ में आता है, तो इसलिए ड्रॉप आउट बढ़ जाता है। तो उसमें जब UGC में हमने स्कीम शुरू की थी कि भाई एकेडमिक असिस्टेंस प्रोग्राम हो हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में, कि जो लड़का अपने कोर्स में ठीक से नहीं कर रहा है उसको टीचर अलग से अटेंशन दे दे और उसकी डिफ़िकल्टी जो है वो रिमूव करे। सभी सब्जेक्ट में नहीं होगी, कुछ सब्जेक्ट में होगी, उसमें उसको एडिशनल कोचिंग दे दे ताकि वो फेल ना हो। उसको पर्सनलाइज रेमेडियल असिस्टेंट हमने कहा था, मैंने शुरू की थी UGC में, वो JNU में अभी है। वो कैसी है, लैंग्वेज तो सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज उसके लिए सबके लिए है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हमने शुरू कर दी है कि ये कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया और वो वॉच करेगा कि कौन सा लड़का फेल होने की संभावना है, क्यों कम मार्क मिल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करके वो कंसर्न टीचर को बताता है कि भी इसको ज़्यादा अटेंशन दे दो आप, और सीनियर लड़के हैं उसको भी बताता है कि उनको हेल्प करो। एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन JNU में आ गया सेंटर में। अब कैसे चल रही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पीरियड में चल रही थी। लेकिन UGC की स्कीम है, ये सब जगह लागू है, लेकिन लागू नहीं की जा रही। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है UGC को कि आपने ये सेटअप किया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, एकेडमिक असिस्टेंट प्रोग्राम किया है, अफिलेटिंग ऑफिसर किया है, जो डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखे उन्होंने पूछा, तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ये प्रोविज़न है। फ्रेंड्स, ये कुछ सजेशन थी, जो और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, तो लेकिन जो मुख्य मुद्दे थे वो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के सामने रखना चाह रहा था, कमिश्नर के सामने रखना चाह रहा था, ताकि नीति में कुछ बदल आए और एनरोलमेंट बढ़े। थैंक यू वेरी मच।